चलिए आज हम चर्चा करेंगे राज्यपाल के बारे में और कौन कौन से राज्यपाल जो है वो चेंज हुए हैं उन सब के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो राज्यपाल को लेकर के जो बातचीत है इनके बारे में जो सिलसिला रहा है कि कैसे कैसे बदलाव आए। जैसे बिहार के बारे में जब चर्चा होती है तो पहले राज्यपाल कौन थे या वर्तमान में अभी राज्यपाल कौन है, ये सब चीजें जो हैं वो इम्पोर्टेंट आपका हो जाता है। तो सबसे पहले राज्यपाल बिहार के कौन थे, किन्हीं को मालूम है तो बताइए। नहीं पता है? चलिए देखिए, अभी तो दो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण बन रहा है। पहला ये कि जो अभी वर्तमान में जो बिहार के जो रहे, जिनका नाम फागू चौहान था, हमने आपको बताए होंगे कि जो फागू चौहान थे उन्हीं के जगह पर जो है वो एक और जगह लिए हैं। उनका नाम आज हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक। एक चीज और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बिहार जिस समय अलग हुआ था, एक स्वतंत्र राज्य के रूप में जब आया, उस समय यानी 1936 यानी 1936 में, 1936 में जिस समय हम गुलाम ही थे, उस समय बिहार के राज्यपाल हुआ करते थे। पहले थे सर जेम्स सिफ्टन। सर जेम्स सिफ्टन। ठीक है। ये 1936 में हुए थे, 1 अप्रैल को। लेकिन ये चीजें जो है वो आपसे पूछी नहीं जाती हैं। ठीक है ना। आपको पूछा जाता है भारत के बाद के बारे में, है ना। जैसे 15 अगस्त 1947 के समय जो है वो राज्यपाल के तौर पे थे, जिनका नाम हम देखते हैं। तो ये हैं आपको जय राम करके नाम है, जय राम दौलत राम, है ना। आजादी के बाद बिहार के प्रथम राज्यपाल। राज्यपाल कौन है? जयराम दास दौलत राम। ठीक है। ये इस चीज को ध्यान में रखिएगा। दूसरा, बीच में कौन आए कौन चले गए उतना इसमें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं रहता है। एक चीजें महत्वपूर्ण था, वो आपका ये था कि बिहार के जो राज्यपाल थे अभी से करीब करीब 2015 14 15 में, उस समय रामनाथ कोविंद थे। और इसी, ये रामनाथ कोविंद जिस समय भारत के राज्यपाल थे, और इसी राज्यपाल पद के बाद जो है वो भारत के राष्ट्रपति के तौर पर जो है वो सेलेक्ट होकर के आए थे। इसको ध्यान में रखने की जरूरत है कि रामनाथ कोविंद जो हैं वो राष्ट्रपति से पहले किस राज्य के राज्यपाल थे, तो बिहार के थे। ठीक है ना, बिहार और बंगाल के थे, बट बिहार आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। क्लियर? मेरी आवाज पहुंच रही है ना सभी को? चलिए, एक चीज ध्यान रखना, ये हो गया। अब जो है, जो वर्तमान में जो है वो कौन है, और इससे पहले जो थे वो फागू चौहान थे, है ना। आपको बताए थे उस समय थे फागू चौहान। चौहान ये थे आपको 39वें नंबर के। ठीक है, फागू चौहान ये आपको 2019 में शपथ लिए थे। और अभी 40वां जो राज्यपाल है बिहार के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जिनका नाम है विश्वनाथ, विश्वनाथ
तो ये जरूर ध्यान में रखिएगा। ये जो है वो आपको 12 फरवरी 2023 वो आए। क्लियर। और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी में आप लिखें, जैसे अभी कहाँ कहाँ के चेंज हुए हैं। ठीक है, अन्य करके लिखिए। अभी हम राज्यपाल के बारे में ही चर्चा कर रहे हैं, तो अब लिखिएगा सिक्किम। सिक्किम के राज्यपाल जो है वो चेंज हो चुके हैं, लक्ष्मण आचार्य। लक्ष्मण आचार्य। दूसरा जो है वो झारखंड के बदले हैं, झारखंड के हैं सीपी राधा पी राधा कृष्णन। कृष्णन, सीपी राधा कृष्ण, सीपी राधा कृष्णन। चलिए अगला सीपी राधा कृष्णन। अगला हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का जो है वो बने हैं शिव प्रताप शुक्ल। शिव प्रताप शुक्ल। शिव प्रताप शुक्ल। उसके बाद बदले हैं असम के गुलाम चंद्र कटारिया। गुलाब चंद कटारिया। गुलाब चंद कटारिया। यस, असम के हैं गुलाब चंद कटारिया। क्लियर। अब उसके बाद आंध्र प्रदेश, एपी। आंध्र प्रदेश के हैं एस अब्दुल नजीर। एस अब्दुल नजीर। नजीर। उसके बाद छत्तीसगढ़ के, छत्तीसगढ़ बीबी हरिचंदन। बीबी हरिचंदन। बीबी हरिचंदन छत्तीसगढ़ के हैं। अगला है अरुणाचल, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के जो हैं केवल त्रिविक्रम परनाइक। केवल त्रिविक्रम परनाइक। ठीक है। उसके बाद मणिपुर, जरा जल्दी लिखे। मणिपुर अनसुईया उड़के। अनसुईया उड़के मणिपुर के हैं। अनुसुईया उड़के। अनुसुईया उड़के नागालैंड।
नागालैंड के हैं एल गणेशन, एल गणेशन, एल गणेशन। मेघालय पी चौहान, मेघालय के हैं पी चौहान, ठीक है, पी चौहान। उसके बाद बिहार के तो हमने अभी लिखवाया था, इसमें एक और नाम कभी कभी आ जाता है, राजेंद्र व आर्लेकर, बिहार के हैं। उसके बाद अगला लिखिएगा रमेश वैस महाराष्ट्र, रमेश वैस महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के हैं रमेश वैस। उसके बाद है लद्दाख के जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर, मतलब हमने आपको बताया था कि जो लद्दाख तो केंद्र शासित प्रदेश है, तो वहाँ पे उपराज्यपाल होंगे। तो उपराज्यपाल में जो है वो चेंज हुए हैं, लद्दाख के उपराज्यपाल चेंज हुए हैं, बीडी मिश्रा है, बीडी मिश्रा, बीडी मिश्रा, बीडी मिश्रा, बीडी मिश्रा। अब थोड़ा सा एक केंद्र शासित प्रदेश सबको थोड़ा सा नोट कर लेते हैं, वहाँ के कौन कौन हैं अभी, ठीक है। तो यहाँ हम लिखते हैं यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश, और इधर जो हो जाएंगे उपराज्यपाल या प्रशासक, उपराज्यपाल और प्रशासक, ठीक है। सब जगह पे उपराज्यपाल नहीं है, कहीं कहीं पे प्रशासक हैं, तो उनके बारे में शासक, ठीक है। अब देखिए एक तरफ यूटी लिखने का मतलब है यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेश, तो हम चर्चा करें हैं सबसे पहले अंडमान निकोबार, अंडमान, ठीक है। यहाँ के जो है उपराज्यपाल, यहाँ उपराज्यपाल होते हैं और उपराज्यपाल का नाम है एडमिरल, एडमिरल डी के जोशी, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि हर जगह पे उपराज्यपाल हैं। डी के जोशी। अब यहाँ पे अलीगढ़, चंडीगढ़, चंडीगढ़। अब चंडीगढ़ का जो हो जाएगा, यहाँ के प्रशासक हैं श्री बीपी सिंह बदनोर, वीपी सिंह बदनोर, प्रशासक ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, प्रशासक, ठीक है। अब अगला दादर और नगर हवेली और दमन एंड दीव, और दमन एंड दीव, दमन एंड दीव ये पूरा एक केंद्र शासित प्रदेश बना था। उसके बारे में हमने बताया अभी था आपको कि 26 जनवरी 2020 को ये जो है दादर नगर हवेली और दमन एंड दीव एक केंद्र शासित प्रदेश बना था। तो उसके जो राज्यपाल है वो श्री प्रफुल्ल पटेल है, राज्यपाल नहीं, ये प्रशासक है, श्री प्रफुल्ल, प्रफुल्ल पटेल, प्रफुल्ल पटेल, प्रशासक। ये है आपके दादर नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। आगे चलें। अब है दिल्ली, तो दिल्ली में होते हैं उपराज्यपाल। तो दिल्ली के कौन है, दिल्ली के हैं अनिल बैजल, श्री अनिल
बैजल, उपराज्यपाल, उपराज्यपाल अनिल बैजल। ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर, जेएस के, जम्मू एंड के हैं श्री गणेश चंद्र मुर्मू, श्री गणेश चंद्र मुर्मू, सॉरी गणेश नहीं, गिरीश चंद्र मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू, उपराज्यपाल। क्लियर? उपराज्यपाल क्लियर है। चलिए अब लिखते हैं लक्षद्वीप, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप के हैं श्री दिनेश्वर शर्मा, श्री दिनेश्वर, दिनेश्वर शर्मा, दिनेश्वर शर्मा प्रशासक, श्री दिनेश्वर शर्मा प्रशासक हैं ये। अब उसके बाद पुद्दुचेरी बच गया, पुद्दुचेरी, पुद्दुचेरी। ठीक है। डॉक्टर किरण बेदी, ये पहली आईपीएस थी महिला, ध्यान रखिएगा, इनका जिक्र इनसे प्रश्न रहता है। तो डॉक्टर किरण बेदी, बेदी। ठीक है। ऐसे ये आईपीएस से भी सेवानिवृत्त हैं। अभी जो है ये लेफ्टिनेंट गवर्नर है पुडुचेरी का, यानी उपराज्यपाल है, उपराज्यपाल है। क्लियर है। अब आते हैं लद्दाख के बारे में, तो हमने बता ही दिया था, श्री राधा कृष्ण माथुर, आर के माथुर, जो अभी चेंज हुए हैं, उनका नाम लिख लीजिएगा, ये पहले वाला है। क्लियर है। तो हमने केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बताया, कुछ राज्य के बदले है वो। आप एकदम ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन यहाँ से बनने की पूरी पूरी संभावना है। जो अगर केंद्र शासित प्रदेश से नहीं पूछा तो वो 13 जो हमने लिखवाया है उसमें से तो जरूर आना ही आना है। तो इन सब चीजों को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ठीक है। चलिए, तो हम यहाँ तक हो चुका है। आज हम चर्चा करेंगे, ये उपराज्यपाल के बारे में हो गया। एक है जीआई टैग को लेकर के चर्चा होती है। ठीक है। और जीआई टैग जो 2023 में जो कुछ जगहों को दिया गया है, उस जीआई टैग के बारे में हम चर्चा करेंगे। जीआई टैग क्या है, पहले वो चीज को हम देखेंगे। देखिए, जीआई टैग क्या है, जीआई टैग पहले इसको समझेंगे। देखिए, जीआई का फुल फॉर्म होता है ज्योग्राफिकल इंडेक्स। जीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? ज्योग्राफिकल इंडेक्स। जीआई का फुल फॉर्म ज्योग्राफिकल इंडेक्स। ठीक है ना, टैग। ये जो जीआई टैग है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जीआई टैग है क्या? जीआई टैग जो है वो, यह एक अधिनियम लाया गया था। जीआई टैग अधिनियम जो है ये 1999 में लाया गया। ठीक है ना, 1999 के तहत जो है ये लाया गया था, लेकिन इसको जो है वो सितंबर 2003 में ये लागू हुआ। ठीक है। ये लाया गया था कब? 1999 का ये अधिनियम है, और इसको लागू किया गया था सितंबर 2003 को। अब ये सितंबर 2003 को जो है वो लागू हुआ, और ये जैसे ही लागू हुआ तो पहला जो जीआई टैग मिला था, वो ये कई बार प्रश्न पूछा गया है, यानी 2004 से 5 में जो है जीआई टैग जो है मिला था, वो दार्जिलिंग के चाय को मिला था। किसको मिला था प्रथम जीआई टैग? प्रथम जीआई टैग, टैग ये मिला था दार्जिलिंग, दार्जिलिंग की चाय। दार्जिलिंग कहाँ है? दार्जिलिंग कहाँ है, किन्हीं को पता है? दार्जिलिंग की चाय, चाय को मिला।
ठीक है, ये जरूर वेस्ट याद बंगाल रखिएगा। में। कई बार, यस, वेस्ट बंगाल में ये कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि कहाँ जो है पहला जीआई टैग किसको मिला है। तो ये जो है वो बहुत महत्वपूर्ण बनता है। और एक बात और, कि जैसे जीआई टैग जो है वो कितने वर्षों के लिए होता है, तो जीआई टैग जो होता है वो 10 वर्षों के लिए मान्य होता है। अगर 10 वर्ष खत्म हो रहा है तो आपको फिर से अप्लाई करना पड़ेगा जीआई टैग के लिए। ठीक है ना। जीआई टैग का जो मेन रीजन क्या है, थोड़ा सा उस पर बातचीत करते हैं। देखिए, जीआई टैग कहने का मतलब है कि वैसा उत्पाद या वैसा प्रोडक्ट जो, मतलब ज्योग्राफिकल इंडेक्स कहने का मतलब है कि वैसा ज्योग्राफिकल ढांचा जो अदर कहीं पे भी वैसा जो है वो नहीं मिलेगा। जैसे दार्जिलिंग का जो चाय होता है, उसका टेस्ट जो है वो असम है चाहे और भी जगह पे उगाए जाते हैं, उससे थोड़ा बेहतर होता है ना। इस चीज को जो है वो प्रूफ करने में मतलब सही पाया गया, जिसको लेकर के उसको जीआई टैग दिया गया। ठीक है। तो ये जो है वो एक ज्योग्राफिकल, मतलब हर जगह, जैसे कपास को लेकर के जो बातचीत आती है ना, तो कपास के लिए जो है महाराष्ट्र, ये सब जो जगह है जहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है, तो वहाँ पे वो बेहतर है। तो उसको वहाँ का एकाधिकार प्राप्त होगा, जीआई टैग को लेकर के बातचीत होगी। ठीक है ना। तो अब तो जो है सब चीज का जो है हाइब्रिड ये सब जो आने लगा है, लेकिन जैसे ही जीआई टैग मिल जाता है तो कोई दूसरा जो है यहाँ इस चीज का प्रोडक्शन नहीं कर सकता है 10 वर्ष तक। उसके बाद को लेकर के अगर जो है वो आए तो वो दूसरी बात है। बट यहाँ तक इस चीज को जरूर ध्यान में रखिएगा जीआई टैग को लेकर के। इससे प्रश्न पूछे गए हैं। जीआई टैग जो है अधिनियम 1999 में आया, और ये जो है सितंबर 2003 में लागू हुआ, और ये 10 वर्षों के लिए होता है। पहला जो मिला था वो दार्जिलिंग की चाय को, इतना जरूर आप ध्यान में रखें। ठीक है। अब देखिए कुछ जो राइट्स जो इधर मिले हैं, ठीक है ना, कुछ के नाम जो है प्रमुख हैं, जिनका जो है पूछा जाता है बराबर, ये प्रश्न में रहता है, तो थोड़ा सा उनको लिखिएगा। एक तरफ लिखिए उत्पाद, और एक तरफ लिखिए राज्य। एक तरफ लिखिए उत्पाद और एक तरफ लिखिए राज्य। उत्पाद और एक तरफ लिखिए राज्य। ठीक है। चलिए, तो काला चावल उत्पाद में लिखिएगा काला चावल, राज्य में लिखिए मणिपुर। काला चावल के लिए जीआई टैग दिया गया है मणिपुर को। मणिपुर। कंधमाल हल्दी। कंधमाल हल्दी। कंधमाल हल्दी। कंधमाल हल्दी जो है ओडिशा। कंधमाल हल्दी के लिए किसको दिया गया है? ओडिशा को। ठीक। काश्मीरी केसर। काश्मीरी केसर उत्पाद में लिखिएगा काश्मीरी केसर, राज्य में लिखिए जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर। क्लियर है। अब उसके बाद लिखिएगा काजी नेमो। काजी नेमो, कागजी नेमो जिसको बोले, काजी नेमो असम को मिला है ये। असम। तिरूर पान का पत्ता। तिरूर पान का पत्ता। तिरूर पान का पत्ता केरल। तिरूर पान का पत्ता केरल। तिरूर पान का पत्ता केरल। तिरूर पान का पत्ता केरल।
उसके बाद लिखिएगा पालनी पंचती पंचतीर्थम। पालनी पंचतीर्थम। पालनी पंचतीर्थम नाम से ही पता चल रहा है दक्षिण भारत का होगा। तो पालनी पंचतीर्थम, तमिलनाडु। अगला है कंडागी साड़ी। कंडागी साड़ी, तमिलनाडु। तमिलनाडु। उसके बाद लिखिए कचई नींबू। कचई नींबू, मणिपुर। कचई नींबू, मणिपुर। ठीक। अगला लिखिए इंदु मिस्मी। इंदु मिस्मी टेक्सटाइल। इंदु मिस्मी टेक्सटाइल। इंदु मिस्मी टेक्सटाइल, अरुणाचल प्रदेश। टेक्सटाइल, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। वर्तमान में जो अभी है वो है आपका सुंदराज। सुंदरजा आम। सुंदरजा आम, रीवा, मध्य प्रदेश का। सुंदरजा आम, राज्य में लिखिए रीवा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। उसके बाद उत्पाद में लिखिए चावल नगरी। चावल नगरी, दुबराज। छत्तीसगढ़। धमतरी जगह का नाम है, इसे छत्तीसगढ़ लिखिए। अगला है गजक। 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 गजक जो हो जाएगा मुरैना, मध्य प्रदेश। मुरैना, मध्य प्रदेश। मुरैना, मध्य प्रदेश। तेज पत्ता, उत्तराखंड। तेज पत्ता, उत्तराखंड। इत्र। इत्र के बारे में हमने बताया था, कन्नौज के बारे में, ये उत्तर प्रदेश का है। कांजीपुरम रेशम, जो कांजीपुरम की साड़ी, जो कांजीवरम कांजीवरम जो लोग देखते हैं, वो कांजीपुरम जो हो जाएगा वो तमिलनाडु का है। कुछ ऐसे जगह के नाम हैं, उससे आप पता चल लगा सकते हैं। जैसे नीलगिरी की चाय, हमने आपको पढ़ाया भी है कि नीलगिरी की पहाड़ी तमिलनाडु में, तो मिलेगा किसको, तमिलनाडु को ही मिलेगा। तो कुछ ऐसे चीज जो है जो मिलते हैं उसको मैंने नहीं लिखवाया है, ठीक है ना। जैसे रसगुल्ला है, तो रसगुल्ला जो है ऐसे दावा है पश्चिम बंगाल का, लेकिन जीआई टैग जो जिसको मिला है वो उड़ीसा का मिला है। ठीक है। और जैसे संतरा को लेकर के हुआ, तो आपको पता है कि नागपुर के बारे में जब हम बताए होंगे महाराष्ट्र में, तो उस समय हमने नागपुर के संतरा के बारे में हमने बताया था, तो इससे पता चल जाएगा वहाँ का। ठीक है ना। तो सब चीज़ लिखवाना जरूरी नहीं है, कुछ ऐसे चीज़ हैं जो आप जब वहाँ पे देखिएगा तो आपको खुद ब खुद जो है पता चल जाएगा।
एक और लिख लिया तंजावुर पेंटिंग। तंजावुर जो पड़ता है वो तमिलनाडु में पड़ता है, तंजावुर पेंटिंग, तंजावुर पेंटिंग। ठीक है। अब जैसे रसगुल्ला को लेकर के सीधे रसगुल्ला रहेगा तो उड़ीसा, अगर या बांग्ला लिखा हुआ रहेगा बंगला रसगुल्ला तो पश्चिम बंगाल, एकदम देखने से ही लग रहा है। तो इसमें किसी भी तरह का जो है वो बात है ही नहीं, तो इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। कुछ जीआई टैग हैं, इन सब चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रखें, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे जाएंगे जीआई टैग से संबंधित। ठीक है। जीआई टैग में जब जीके जीएस की बातचीत होती है तो ये प्रश्न आपका बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। ठीक है ना। तो करंट में हमने अभी जो चर्चा किया, इन सब चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रखने की ज़रूरत है। अब आइए कुछ और चीज़ों पे चर्चा करते हैं। ठीक है। देखिए, सबको एक आध दो बार पढ़िए, समझिए, देखिए, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ है जो उसको आपको मेमोराइज करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। ठीक है। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अब आते हैं कुछ क्रांति हैं, क्रांति समझते हैं, रिवॉल्यूशन, जिसके बारे में जैसे हरित क्रांति सबको लेकर के जो चर्चा हुई थी। ठीक है ना। तो अभी हम चर्चा करेंगे क्रांति के बारे में। ठीक है। थोड़ा सा देखिएगा क्रांति, इससे भी प्रश्न आपके रहते हैं। क्रांति, रिवॉल्यूशन। ठीक है। क्रांति का थोड़ा सा इतिहास जो कैसा रहा है उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं, है ना। जो क्रांति को लेकर के जो बातचीत है, वो सबसे पहले रिवॉल्यूशन के बारे में जब चर्चा होती है तो सबसे पहले इसको लेकर के जो है वो आता है कि हरित क्रांति के बारे में चर्चा होती है। ठीक है। तो सबसे पहला क्रांति लिखिएगा हरित क्रांति, हरित क्रांति, ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति। पहला है हरित क्रांति। ठीक है। हरित क्रांति के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये कहानी है 1970 की, 1970 के दशक में, है ना। जो एक नॉर्मन बोरलॉग जो थे, है ना, इनके बारे में हमने बताया भी था, नॉर्मल बोरलॉग को लेकर के चर्चा हुई थी, जिसमें हमने बागपथ के बारे में, उत्तर प्रदेश बागपथ के बारे में जब चर्चा किया होगा तो उस समय मैंने इनके बारे में बताया था। ठीक है ना। क्योंकि जो भारत में जो हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं उनका नाम दूसरा है, और जो पूरी दुनिया के लिए जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं उनका नाम नॉर्मल बोरलॉग है। तो इनके बारे में हमने उस समय चर्चा किया था। अगर उस समय ध्यान नहीं दिए होंगे तो अभी ध्यान दीजिए, क्योंकि हर वो चीज़ जो है वो हमने स्टेट वाले में मेंशन किया है। कुछ एक चीज़ छूट गया होगा, होता है लेकिन हमने बहुत सारी चीज़ें चर्चा की है, तो वो चीज़ें आपको यहाँ पे समझ में आएगी। तो नॉर्मल बोरलॉग जो थे, इनके बारे में चर्चा होती है। ये मतलब मैक्सिको के थे, बट यहाँ पे ये अमेरिका में जो है इन्होंने रिसर्च करा हरित क्रांति के बारे में, यानी कि जो है वो पैदावार में जो है असातीत बढ़ोतरी को लेकर के जो है, जैसे क्योंकि अब यहाँ पे सिंपल सा जो है इकोनॉमिक्स के बारे में अगर जब चर्चा होती है तो आप एक बात को ध्यान में रखेंगे कि हमारे पास रिसोर्सेस जो है वो लिमिटेड है और वांट्स जो है वो अनलिमिटेड है। मतलब नहीं समझ पाए। देखिए, जैसे कि हमारे पास जो संसाधन है वो तो सीमित है, लेकिन हमारी इच्छाएं अनंत है, और उस जो लिमिटेड रिसोर्सेस है उसमें वांट्स को सेटिस्फाइड करना ही एक तरह से जो है इकोनॉमिक्स का मेन वर्क है, अगर यूँ कहा जाए तो वही चीजें हैं। क्योंकि हमारा लैंड जो है वो बढ़ेगा नहीं, क्योंकि वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। उसके पीछे रीजन है कि बिल्डिंग वगैरह बनने जा रहे हैं, सब चीजें होती जा रही है। तो जो जमीन जो बचेगा जो कृषि के लिए, वो तो बहुत कम बच जाएगा ना। तो ये चीजें जो हैं, तो अब इसमें क्या किया जाए कि जितने पॉपुलेशन इतना बढ़ता जा रहा है सबको जो है वो भोजन मिल सके, इसको लेकर के जो है वो क्रांति आई थी, है ना। तो ये गेहूं के उत्पादन में जो है असातीत बढ़ोतरी हुई इसको हरित क्रांति में। मेन इसका जो थीम यही है।
ठीक है ना। और नॉर्मल बोरलॉग जो थे वो आपको इसके बारे में किए, और इसमें जो है उन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया जाता है। ठीक है ना, इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था इसको हरित क्रांति को लाने के लिए। ठीक है ना। भारत में जो है वो हरित क्रांति लाने का जो श्रेय है वो नाम है एम एस स्वामीनाथन। ठीक है ना, भारत में एम एस स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहते हैं। ये भी चीज हमने उसमें बताया था आपको, थोड़ा सा ये सब चीज को नोट करते चलिएगा। ठीक है ना। और ये हरित क्रांति जो है मुख्य रूप से जो है वो प्रभाव डाला था गेहूं पे सबसे ज्यादा, और उसके बाद धान पे डाला था। ठीक है ना। और इसका जो सबसे ज्यादा जो प्रभावी इलाका रहा हरित क्रांति को प्रभावित जो है संपूर्ण भारत में नहीं होकर के कुछ राज्यों में हुआ, जैसे पंजाब हुआ, हरियाणा है, उसका बाद यूपी में। तो ये सब जगह पे जो है हरित क्रांति को बहुत बेहतरीन तरीके से जो है इस पे काम हुआ, और इसका प्रभाव जो है ज्यादा देखने को मिला, क्योंकि इसका केंद्र जो बनाया गया था यूपी के बागपत में बनाया गया था। इसके बारे में भी हमने चर्चा किया था। ठीक है ना। तो इसमें बहुत बेहतरीन तरीके से जो है बढ़ोतरी हुआ था। अब ये हरित क्रांति नाम जो दिया गया था, एक यूएस के ही थे वैज्ञानिक विलियम गार्ड, इन्होंने जो है हरित क्रांति नाम दिया था। ठीक है ना। मतलब ये जो नाम जो है ये नॉर्मल बोरलॉग नहीं दिए थे, इन्होंने गेहूं के पैदावार में बढ़ोतरी को लेकर के जो है उन्होंने काम किया था। लेकिन ये जो एकाएक क्रांति किसको कहते हैं, कि एकाएक पूरा मौसम ही बदल जाए, तो उसको बोलते हैं हम लोग रिवॉल्यूशन, क्रांति। तो इसी तरह से गेहूं के पैदावार में एकाएक इन्होंने जो है वो हाइब्रिड लाया, और उसके बाद जो है इसको बदल दिया, पैदावार बढ़ा दिया। तो इसका नाम जो है हरित क्रांति देने का काम जो है विलियम गार्ड ने किया था। ठीक है ना। चलिए, इस क्रांति के जो मुख्य रूप से जो है वो टेक्नोलॉजी के साथ जो है ऐड होने वाली बातचीत, जैसे कि सिंचाई को लेकर के बातचीत हो या और चीजें हैं, तो वो तमाम चीजें जो हैं इसमें मेंशन की गई थी। क्लियर है। तो हरित क्रांति हो गया। अब दूसरा नंबर पे आता है श्वेत क्रांति। दूसरे नंबर पे है श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति। ठीक है। श्वेत क्रांति को लेकर के है, जरा देखिएगा, व्हाइट रिवॉल्यूशन। ये जो है वो सघन पशु विकास कार्यक्रम, वो 1964 से 65 का सेशन रहा, उस समय ये चीजें चालू हुई, है ना। ऑपरेशन फ्लड जो है वो चालू किया गया था, और इसके सूत्रधार जो थे डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे, है ना। वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति के जो जनक माने जाते हैं, वो वर्गीज कुरियन ही माने जाते हैं। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि श्वेत क्रांति के जनक कौन है, तो ये जो है वो डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। ठीक है ना। तो ये कई फेज में आया था। प्रथम फेज जो इसका था 1970 से लेकर के 78 तक था। तो ये चरण आपको ध्यान में रखने की जरूरत है, आपको ये ध्यान में रखने की जरूरत है कि श्वेत क्रांति जो है इसके जनक कौन हुए थे, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। और ये किस क्षेत्र में है, ये दूध के उत्पादन के क्षेत्र में जो है ये चीजें जो है वो लाई गई थी। ठीक है ना। भारत आज विश्व में सर्वाधिक दूध उत्पादन जो है करने वाला राष्ट्र है, और दूसरे नंबर पे आता है अमेरिका। ठीक है ना। और यही जो वर्गीस कुरियन जो है, इन्हीं को लेकर के जो है आप एक नाम सुनते होंगे, अमूल दूध को लेकर के। ठीक है। अमूल दूध जो है वो गुजरात से जो है वो प्रोड्यूस होता है, इसका ब्रांच जो है, हेड ब्रांच जो है वो पड़ता है गुजरात में ही। और ये कुरियर जी का द्वारा जो है ये चीजें जो है वो किया गया था वहां से। और दूध रिसर्च सेंटर कहाँ है, किन्हीं को पता है? नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये करनाल में है। हमने हरियाणा जिस समय बताया था उस समय मैंने बताया था कि दूध रिसर्च सेंटर करनाल में है, और हिसार में भैंस अनुसंधान केंद्र है। ये चीज भी हमने उस समय बताया था, अगर आपको याद हो तो। ये 1955 में, 1955 में ये चीजें जो है की गई थी। ठीक है। तो इसका शुभारंभ तो 1970 में ही हो गया था, इतना ध्यान में नहीं रखने की जरूरत है, आपको जो मोटा मोटी बात ध्यान में रखने की जरूरत है वो हमने बता दिया है ना। भारत दुनिया में भैंस के दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है वो बना हुआ है। अब हम आते हैं अगला जो है पीली क्रांति को लेकर के। अगला है पीली क्रांति। पीली क्रांति, ये पीली क्रांति तीसरे नंबर पे, इसको जरा देखिए। पीली क्रांति जो होता है वो तेलहन के क्षेत्र में, जो सरसों है, ये सब जो हो गया, जितना भी जिससे तेल निकाला जा सकता है, वो सब जितने भी है तेल या तिलहन फसलों के उत्पादन में जो है वो वृद्धि को लेकर के इस पे बात की गई थी। ठीक है ना।
ये एक मिशन चलाया गया था 1986 में, कि तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन के नाम से जो है इसको चलाया गया था। ठीक है। और ये जो तिलहन के क्षेत्र में जो है वो आशातीत बढ़ोतरी आई, जिसमें सोयाबीन हो गया, सरसों, मूंगफली, इन सब को लेकर के जो है वो ज्यादा करके जो है इसमें हुआ था। विश्व में जो है वो सर्वाधिक जो है तिलहन उत्पादन जो है वो चीन करता है आपका। ठीक है ना। और पीली क्रांति का जो हो जाएगा वो स्वर्ण उत्पादन से संबंधित है। देखिए, कहने का मतलब है कि कभी कभी इसको जो है वो स्वर्ण क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन ये चीजें जो है वो पीली क्रांति ज्यादा करके ध्यान में रखिएगा। इससे ही प्रश्न जो है वो आपके बनने हैं। ठीक है। तो अब आते हैं आगे। और इसके जो जनक हुए वो ये ज्यादा जो है वो पॉपुलर नहीं हो पाया। ज्यादा करके पूछता है हरित क्रांति को लेकर के और श्वेत क्रांति को लेकर के। और ये सबसे प्रश्न जब रहेगा तो किस क्षेत्र में मतलब इसका है, मतलब जैसे पीली क्रांति है तो किस क्षेत्र में है, तो ये सब प्रश्न आपके रहते हैं। अगला लिखिएगा गोल क्रांति। गोल क्रांति चौथा नंबर पे आ जाएगा, गोल क्रांति। गोल क्रांति, गोल क्रांति ये जो हो जाएगा वो आलू के उत्पादन में है। और आलू जो है वो अपने यहाँ का फसल नहीं है, ये पुर्तगाल से आया हुआ जो है वो फसल है। और इसको लेकर के जो है केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र जो है वो शिमला है। जिस समय हमने हिमाचल प्रदेश बताया था उस समय हमने इसके बारे में बताया होगा कि किसमें है सबसे ज्यादा उत्पादन को लेकर के है। तो गोल क्रांति किससे संबंधित है? आलू उत्पादन से। और आलू अनुसंधान कहाँ है? शिमला में। कहाँ से लाया गया है ये? पुर्तगाल से। चलिए अब आते हैं नीली क्रांति को लेकर के बातचीत करते हैं। नीली क्रांति, नीली क्रांति, नीली क्रांति जो हो गई वो ये, जैसे मैं बताऊंगा 5 इयर्स प्लान के बारे में, यानी पंचवर्षीय योजना के बारे में। क्योंकि नीति आयोग जब से मोदी सरकार आई है सत्ता में उस समय जो है वो 5 इयर्स प्लान जो होता था उसका नाम बदल करके और उसका ड्यूरेशन बढ़ा करके जो है वो नीति आयोग रख दिया गया है। उससे पहले था पंचवर्षीय योजना के नाम से जाना जाता था। क्या है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे बाद में। ठीक है ना। तो ये जो है वो 7वीं पंचवर्षीय योजना के समय में जो है ये लाया गया था। नीली क्रांति ये जो है वो मछली उत्पादन को लेकर के जो है इसमें बातचीत की जाती है। सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है कि नीली क्रांति है किससे संबंधित है, तो मछली उत्पादन से। ये चीज जरूर ध्यान में रखिएगा। और देश में मछली उत्पादन में पश्चिम बंगाल जो है वो सबसे पहला स्थान अपना रखता है ना। और देश में देखे तो ये चीजें हैं चाइना के पास। ठीक है। अगला आते हैं गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति, गुलाबी क्रांति, गुलाबी क्रांति, ये गुलाबी क्रांति है क्या? थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं। गुलाबी क्रांति जो है ये आपका प्याज और मछली, मछली में मतलब वो जो क्या बोलते हैं इसको, हाँ झींगा मछली। ये गुलाबी क्रांति जो है वो झींगा मछली और प्याज से संबंधित है। ठीक है। ठीक है। झींगा मछली जो है वो सबसे ज्यादा जो है वो निर्यात किया जाता है भारत से। बट इसको ध्यान रखिएगा कि गुलाबी क्रांति जो है झींगा मछली और प्याज के लिए, प्याज से संबंधित है। अगला है कृष्ण क्रांति। कृष्ण क्रांति या इसको काला क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, ब्लैक रिवॉल्यूशन। दोनों लिखिएगा क्योंकि प्रश्न जो है वो कृष्ण क्रांति भी पूछता है, काली क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। कृष्ण क्रांति या काला क्रांति। ठीक है। अब इसमें लिखिएगा ये जो है वो काली क्रांति पेट्रोलियम से संबंधित है। इसका पेट्रोलियम से संबंधित। ठीक है। अब अगला है घूसर क्रांति या ग्रे रिवॉल्यूशन। ग्रे कलर होता है
वो ग्रे रिवॉल्यूशन जो है उर्वरक से संबंधित है। उर्वरक के उत्पादन में वृद्धि हुई तो ग्रे रिवॉल्यूशन के नाम से जाना गया, ग्रे रिवॉल्यूशन। अगला है रजत क्रांति। रजत क्रांति, रजत क्रांति। तो रजत क्रांति जो है ये अंडा उत्पादन से संबंधित है, ठीक है। और भारत जो है उत्पादन करने में, जो आप मान लेते तीसरे नंबर पे ये अंडा उत्पादन में है, ठीक है ना। और इसमें सबसे ज्यादा जो है भारत में होता है बेंगलोर में अंडा उत्पादन के लेकर के जो बातचीत होती है। तो रजत, ये चीज आपसे नहीं पूछा जाएगा, रजत क्रांति किससे संबंधित है? अंडा उत्पादन से, इसको ध्यान में रखिए। अब अगला है सुनहरी क्रांति। 12-15 है क्रांति, उसमें से एक आध पूछ सकता है। सुनहरी, सुनहरी क्रांति। सुनहरी क्रांति, ये जो सुनहरी क्रांति जो है वो सब्जी और फल उत्पादन के वृद्धि में है। ये आप, इसका जो मेन जो संबंध है सुनहरी क्रांति का, वो बागानी से संबंधित है, ठीक है ना। बागानी के क्षेत्र में ये सब आते हैं, इसीलिए मोटा मोटी इसको लिखे, सुनहरी क्रांति जो है बागानी से संबंधित है। बागानी। ठीक है, अब अगला देखिए, अगला है इंद्रधनुष क्रांति, है ना। ये प्रश्न जो है, इंद्रधनुष धनुष क्रांति जो है, ये सारे क्रांति को लेकर के, यानी पूरी तरह से हम इसको यूं कहे कि ये मुख्य रूप से जो है वो कृषि क्षेत्र में उत्पादन की दर को बढ़ाने के लिए जो है इसको लाया गया था 2014 में, ठीक है। 13 अप्रैल 2014 को इसको आरंभ किया गया था, इंद्रधनुष क्रांति को, ठीक है। तो इंद्रधनुष क्रांति जो है 13 अप्रैल 2014 को आरंभ किया गया था। इसमें आ जाता है नीली, हरी, पीली, गुलाबी, श्वेत, भूरी, ये सब क्रांति का समेकित रूप है ना। और इसको इंद्रधनुष क्रांति को सदाबहार क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। इंद्रधनुष क्रांति को, इंद्रधनुष या इंद्रधनुषी कहीं कहीं पे लिखा हुआ होगा, क्रांति का संबंध जो है इंद्रधनुषी क्रांति या सदाबहार क्रांति, ये जो है सब क्रांति जो भी एग्रीकल्चर से संबंधित है उसका कंबाइंड है। और ये मुख्य रूप से फोकस किया जाता है कृषि क्षेत्र में जो प्रोडक्शन है उसके रेट को डेवलप करने के लिए जो है इसको लाया गया। क्लियर है? अब उसके बाद है, अगला लिखिएगा अमृत क्रांति। अमृत क्रांति, ये अमृत क्रांति जो है, इसको, ये किसी भी चीज से संबंधित, ये ऐसे वाले से नहीं है, ये नदी को जोड़ने का परियोजना है जिसको अमृत क्रांति के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये जो है जिस समय इसको जो है वो शुरू किया गया था 2002 में, तो इसमें जो है वो 37 नदियों को जोड़ने की बातचीत की गई थी, जैसे कृष्णा गोदावरी को, है ना। तो इस सब को जोड़ने वाली बात है, चाहे जितनी भी नदियां हैं जो, जैसे अब सिंपल सा उदाहरण में हम अगर देखें तो उत्तर बिहार में जो है वो पूरी तरह से बाढ़ आ जाती है, दक्षिण बिहार सूखा पड़ जाता है। तो अगर यहाँ से कनेक्टेड अगर कर दिया जाए तो थोड़ा सा जो है वहाँ पे जो है ये बाढ़ की स्थिति यहाँ कमेगी और वहाँ पे जो है सुखाड़ की स्थिति भी कमेगी, क्योंकि यहाँ का पानी वहाँ उधर अगर सप्लाई किया जाए किसी तरीके से, तो ये चीजें हैं। तो दो नदियों को जोड़ने की बातचीत जो की गई थी वो अमृत क्रांति के तहत जो है वो किया गया है, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। तो मोटा मोटी जितने भी क्रांति है वो चीजें हमने आपको लिखवा दी है, इसको जरूर ध्यान में रखें। एक आता है लाल क्रांति। ये लाल क्रांति जो है वो आपका मांस से संबंधित है और टमाटर से संबंधित है, टमाटर के उत्पादन में, ठीक है। मांस और टमाटर से संबंधित है।
ठीक है। इसके विशाल तिवारी जो थे, इनके जनक माने जाते हैं। बट आपको इतना जरूर ध्यान में रखना है, इससे बाहर जो है वो नहीं पूछा जाएगा। अगर पूछा जाता है तो थोड़ा सा सब ध्यान में रहेगा, एक आध को नया अगर कोई ऐड होगा तो आपको खुद ब खुद वहाँ पे ऑप्शन देखने के बाद पता चल जाएगा। ठीक है। तो आज हमने जो मुख्य मुख्य बातों पर ध्यान दिया, इन सब चीज़ों को थोड़ा सा देखिएगा, समझिएगा, है ना। और इस सबसे प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने इनको सबको सबमिट किया है। और इसको देखिए, समझिए, फिर जहाँ कहीं भी प्रॉब्लम होता है तो फिर हम इस पे जो है वो बातचीत करेंगे। ठीक है। अगले क्लास के बारे में मैं थोड़ा देर में नोटिस डालता हूँ, अभी मैं तत्काल में कुछ कह नहीं सकता।